तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखो भाई, आप लोग का जो आज का वीडियो होने वाला है ना, ये आपके जो बाल विकास के आंसर की से जुड़ी होने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, अपने आंसर को ज़रूर मैच करिएगा और बताइएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं। देखो भाई, मैं बाकी वीडियो देखो समय से अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि देखो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और उसमें थोड़ी सी व्यस्तता के कारण ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। बाकी 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। बस उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो भाई, जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रखा कि मैकडोगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वो होती है। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो मैकडोगल के अनुसार कितनी होती है? 14 होती है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। तो जो हमारा विशिष्ट बुद्धि है वो द्विखंड सिद्धांत का अंग है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा जो है गैरिसन ने दी है। देखो ये परिभाषा जो है ना, एग्जैक्ट अभी तक मुझे मिल नहीं पाया, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये थांडाइक भी हो सकता है और गैरिसन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस गैरिसन के हैं। तो अभी मैं गैरिसन को ही मान के चलता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब हमें कोई बुक में या फिर कहीं पे ये चीज़ें मिलती हैं, तो मैं आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो देखो भाई जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखो प्रथम जो मनोविज्ञान शाला था ना, वो पश्चिम बंगाल में हुआ था इसकी स्थापना। देखो अगर भारत में पूछता है तो पश्चिम बंगाल, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करेगा तब प्रयागराज इलाहाबाद लगाएंगे 1947 में। लेकिन ये पूछा है भारत में, तो भारत में आप पश्चिम बंगाल लगाएंगे। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश मारा है उनका बिल्कुल गलत है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सी ए टी किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो देखो सी जो है ना, वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रक्षेपी जो हमारा परीक्षण है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी बच्चों ने मारा है बिल्कुल सही मारा है। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। तो देखो भाई जो सीखने के नियम का प्रतिपादन किया वो थांडाइक महोदय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपने अभी तक क्वेश्चन को सही किया होगा, क्योंकि देखो पेपर के क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मतलब ये कह सकते हैं ना कि देखो डेफिनेशन वैसे भी याद रहती नहीं है। अगर दो एक फेमस डेफिनेशन पूछता है तो चीज़ें कर पाते हैं लोग, नहीं तो थोड़ा सा बचते हैं। बाकी आपने अगर किया होगा तो 5 क्वेश्चन अभी तक आपने बिल्कुल सही किया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा है, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, और ये कह रखा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो ये जो सिद्धांत का प्रयोग किया गया था वो चूहे पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि समांतर माध्य का प्रतीक है। तो देखो भाई जो समांतर माध्य का प्रतीक है ना वो एक्स बार है। एक्स के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समांतर माध्य का प्रतीक हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि 130 प्लस IQ वाला बालक कहलाता है। तो ये प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं। तो डीवी के अनुसार तर्क के जो हैं वो 5 सोपान होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहचान होता है, अनुमान होता है, आंकड़ों का कलेक्शन होता है, अनुमान पर अपने पहुँचना होता है और निर्णय लेना होता है। 5 जो है इनके सोपान हैं जो कि डीवी महोदय ने दिया था। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि समान समान को ही जन्म देता है, यह नियम है। तो देखो भाई ये जो नियम है ये समानता का नियम है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रबलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हल महोदय ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वो क्या है
क्या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, क्या समान तत्वों का सिद्धांत है, या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न पे। तो देखो भाई 14वां प्रश्न क्या कर रखा है कि स्मृति का अंग नहीं है। तो देखो जो स्मृति का अंग है ना वो सीखना भी होता है, धारण करना भी होता है, पहचान करना भी होता है। लेकिन जो चिंतन है ना, चिंतन हमारे कॉग्निशन का पार्ट है, न कि हमारे स्मृति का पार्ट है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो देखो जब हम किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने विकल्प सही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न पे। तो देखो अगर हम अतिलघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो अतिलघुत्तरी प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि जो हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक को लिखना है। तो जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं वो कारक हो सकते हैं हमारे वंशानुक्रम हो सकते हैं, कहने का मतलब हमारी हेरिडिटी हो सकती है, इन्वायरमेंट हो सकता है, और हमारे सोशल और जो हमारे मतलब कि आर्थिक स्थिति है, और हमारा जो शिक्षा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब हमारा जो मतलब शिक्षा का स्तर है वो भी प्रभावित करता है, हमारी जो स्थिति है आर्थिक स्थिति वो भी प्रभावित करता है, और सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है, और हमारे जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो तो प्रभावित करते ही हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्लियर, फिर अगर ये क्लियर किया होता तो ज़्यादा आसान होता है इसका आंसर देने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो IQ शब्द है ना, देखो IQ शब्द का जो यूज पहली बार किया था वो किसने किया था। तो IQ का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है इंटेलिजेंट कोशिएंट, मतलब कि होता है बुद्धि लब्धि, और इसका सर्वप्रथम जो यूज किया था वो ईस्टर्न महोदय ने किया था। ठीक है, ईस्टर्न महोदय ने किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं सूत्र की तो 1916 में जो हमारे टर्मन महोदय थे उन्होंने क्या किया था, इसको सूत्र दिया था MA/CA × 100। तो यहाँ पे आप टर्मन लिख सकते हैं। देखो टर्मन महोदय ने दिया था जिसको MA = होता है मानसिक, मतलब हमारा जो मानसिक एज होता है और हमारा जो वास्तविक एज होता है, उसमें जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो बुद्धि लब्धि होता है वो निकल के आ जाता है। अब हम अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि रोरसा जो स्याही धब्बा परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो इसके द्वारा भाई देखो व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी का मापन किया जाता है। तो एक शब्द का आंसर था और एक शब्द में ही लिखना था। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि मध्यिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो मध्यिका शब्द क्या होता है, जब हम किसी आंकड़े को जो एक अवर्गीकृत आंकड़ा हो मतलब अनग्रुप्ड डाटा हो, उसको जब हम आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उसके जो मध्य में जो हमारा आंकड़ा आता है उसी को क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। कहने का मतलब किसी आंकड़े को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख के उसमें हम जब 2 का भाग करते हैं तो हमें जो भी प्राप्त होता है मतलब बीच वाला भाग, वही क्या होता है, मध्यिका होती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अवधान से आप क्या समझते हैं। देखो अवधान होता क्या है, अवधान का मतलब होता है ना किसी चीज़ में अवरोध उत्पन्न होना। जब आप जैसे कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई चीज़ अपने मार्ग से, जैसे सामाजिक जो मार्ग है, जैसे मतलब कहने का मतलब ना अवधान का मतलब ये होता है कि आप किसी अपने जो पथ है उससे विचलित हो जाए, मतलब दूसरे मार्ग पे चले जाएं, तो वही होता है अवधान, मतलब अपने डायरेक्शन से अपने एम से भटक जाएं, और वो अवधान किसी भी माध्यम से आ सकता है। बाकी अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। 3 प्रकार बेसिकली होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारा निगेटिव, और एक होता है हमारा शून्य। ठीक है, ये 3 ही प्रकार होते हैं जिनके द्वारा अधिगम स्थानांतरण किया जाता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि जो शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषता लिखी है। तो देखो भाई शैशवावस्था जो होती है ना वो टॉय एज होती है। सबसे पहले ये खेल की अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखता है। बाकी ये होता है अतार्किक अवस्था होती है। इसमें देखो होता क्या ना, सीखने का जो ये होता है ये आदर्श काल होता है। इसमें जो फिजिकल मतलब ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो कई चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं इस एज में। बाकी अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वां प्रश्न क्या कर रखा कि अधिगम स्थानांतरण क्या है।
तो देखो भाई, जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो बेसिकली होता क्या कि जब आप किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में उसी ज्ञान को यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं, जब आप जाएंगे किसी बच्चे को उसी चीज़ को सिखाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप अधिगम का स्थानांतरण करेंगे, मतलब लर्निंग का ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो भाई, जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि सीएटी का निर्माण किसने किया। तो देखो, जो सीएटी का निर्माण है ना वो लियोपोल्ड बैलक ने किया था। तो ये चीज़ें अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, मैं लिख भी देता हूँ। लियोपोल्ड होता है ना, लियोपोल्ड और बैलक ने किया था, मतलब एक ही नाम है, दो नाम नहीं है, आप समझे अगर दो नाम है तो। ये लियोपोल्ड बैलक ने किया था। बाकी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि कल्पना के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, कल्पना का जो प्रकार है ना वो मतलब कई प्रकार का हो सकता है। कल्पना सबसे पहले होता क्या है, जब हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पे किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु के बारे में सोचते हैं। जैसे देखो, हमने क्या किया कि आज के कुछ दिन पहले मैंने ये सोचा मुझे जाना है मुंबई। अब मुंबई अभी हम गए नहीं हैं, अभी से हम मुंबई के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन है। अभी मेरी शादी हुई नहीं है और हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है। समझ रहे हैं आप। अभी सरकारी नौकरी लगी नहीं है और हम सोच रहे हैं 54,000 पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाए, तो भाई ये तो इमेजिनेशन ही है। अब बात करते हैं इमेजिनेशन के टाइप की। तो देखो, मैकडूगल ने दो प्रकार के टाइप बताया था इमेजिनेशन के। पहला बताया था उत्पादन कल्पना, जिसको कि हम प्रोडक्टिव इमेजिनेशन कहते हैं। दूसरा था पुनरुत्पादन इसको कह सकते हैं। जो पुनरुत्पादन था उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ठीक है। अब ये जो उत्पादन था ना, ये बेसिकली दो प्रकार के थे। एक तो था हमारा हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, मतलब जिसको कि हम रचनात्मक कहते हैं। दूसरा हमारा था क्रिएटिव, जिसको कि सृजनात्मक कहते हैं। तो उत्पादक के भी कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, तो यही आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आप दो ही पार्ट लिखें तो भी दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो देखो, रुचि का शैक्षिक महत्व आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे जो बच्चा अगर किसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा रुचि लेता है, मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा रुचिपूर्वक करता है तो उसमें वो क्या करता है, उस चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जिस बच्चों का मन जो होता है मैथ में लगता है तो वो बार बार मैथ ही पढ़ता है और उसकी जो मैथ में मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर उसको हिंदी या संस्कृत नहीं अच्छी लग रही है तो वो उसमें रुचि नहीं लेगा और उसमें उसका जो शैक्षिक स्तर होगा ना वो मैथ के मुकाबले कम होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में रुचि लेता है वो सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा कि मात्रा का सिद्धांत किसने दिया। तो देखो भाई, जो मात्रा का सिद्धांत था ना वो हमारा इरविंग फीसर जी ने दिया था। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इरविंग फीसर। ठीक है, FISHER। और अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए। तो देखो, ये हिंदी थोड़ा सा मतलब बच्चों को परेशान किया होगा। बाकी इसका जो अगर फुल फॉर्म अगर मतलब शॉर्टकट की बात करें तो इसको हम कहते हैं TAT परीक्षण। ठीक है। और ये जो TAT परीक्षण है ये क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण है। और इसका जो मतलब निर्माण करता थे वो मरे और मार्गन जी थे। तो ये बहुत ही मतलब बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सीरीज में दिया गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हिंदी परेशान की होगी बच्चों को, नहीं तो इसके आंसर में ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि समायोजन क्या है। समायोजन क्या होता है, देखो एडजस्टमेंट, जैसे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण में नई परिस्थितियों में ढल जाता है, उसको क्या करते हैं हम, समायोजन। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 4-5 बीघा की ज़मीन में मतलब आपका खेत बाड़ी है गांव में, और आप चले गए मुंबई में आपको मिल गया एक छोटा सा रूम और वहीं पे 10 लोग सो रहे हैं। तो भाई करना क्या पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप घर पे एक रूम में अकेले रह रहे हैं, वहाँ पे एक रूम में 10 लोग को रहना पड़ेगा। तो परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करना ही क्या है, समायोजन कहलाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो भाई, जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि व्यक्ति को विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो देखो, जो व्यक्तिक विभिन्नता है ना उसका अर्थ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, हर व्यक्ति एक समान, जैसे कि उसकी मानसिक स्थिति जो होती है अलग हो सकती है, उसकी शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है, उसका जो मतलब कि शरीर का स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई सांवला हो सकता है। तो इस आधार पर हम व्यक्तित्व की विभिन्नता का डेफिनेशन दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न की। तो देखो भाई, जो लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में पूछा अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व, तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सीखने का वक्र जो है ना, वो हमारे सीखने की स्थिति को दर्शाता है कि कब हम ज़्यादा सीखते हैं, कब कम सीखते हैं, कब क्या, कब हम सीखते ही नहीं। तो ये जो है सीखने की जो स्थिति है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीखने के वक्र का यूज करते हैं। ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला इसको हम लिखें अगर सरल मतलब वक्र होता है, दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स होता है, तीसरा कॉनकेव होता है, और चौथा जो होता है एस शेप्ड होता है। कहने का मतलब सरल रेखीय होता है, उन्नतोदर होता है, नतोदर होता है, और एस आकार का होता है। ठीक है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि किन्हीं 2 परिच्छेदी परीक्षण का नाम लिखिए। तो अभी आप जस्ट ऊपर पढ़ के आए, एक सीईटी और एक टीईटी। ठीक है, ये 2 परिच्छेदी परीक्षण है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि बालक में विस्मरण कम करने के 2 उपाय लिखिए। तो देखो, विस्मरण मतलब जो विस्मृति है उसको कम करने के उपाय हो सकते हैं कि आप प्रतिदिन योगा करिए। आप क्या करिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे, आप इसका प्रयास करिए। और आप चीज़ों को मतलब क्या करिए कि रिवीजन कीजिए, मतलब अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और आप कंसंट्रेट रहिए किसी चीज़ों पे। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने 20 मिनट को कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है, 35 नंबर का प्रश्न ये है कि वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो देखो, वंशानुक्रम का जो नियम है ना, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बाकी अगर हम इसके नियम की बात करें तो आप देखिए, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, और प्रत्यागमन का नियम, 3 नियम है। इसके बाद आप बना के लिख सकते हैं। बाकी अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता क्या हो सकती है, ये आप भली भांति जानते हैं, और आप बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, मुझे पता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, स्मृति के प्रभावी जो कारक है ना, वो हमारी रुचि हो सकती है, वो हमारी ध्यान हो सकती है, वो हमारी मतलब प्रैक्टिस हो सकती है, वो हमारी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति भी हो सकती है, और वो हमारी सीखने की जो मतलब की विधि है, मतलब सीखने की जो तरीका है, टेक्निक है, वो भी हो सकती है। ठीक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अवधान केंद्रित करने वाले कोई 4 उपाय बताइए। तो देखो, अवधान केंद्रित मतलब कि जो डिस्ट्रैक्शन मतलब करते हैं, अवधान उत्पन्न करते हैं, उसके 4 कारक आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको होता क्या, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो वो भी चीज़ें आपको कोई चीज़ सीखने में क्या करेगी, अवधान उत्पन्न करेगी। अगर आप वातावरण की अगर आपका वातावरण सही नहीं है तो आपको वो भी क्या करेगा, अवधान उत्पन्न करेगा। बाकी अगर रुचि, आपकी किसी चीज़ में रुचि नहीं है तो वो भी क्या करेगा, उस चीज़ को सीखने के लिए अवधान उत्पन्न करेगा। और बाकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें क्या करेंगी, अवधान उत्पन्न करेंगी। तो ये चीज़ें करके आप अवधान को दूर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, देखो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का उल्लेख। तो देखो, वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने समाज और हमारे व्यक्तित्व मतलब समाज और संस्कृति के बीच जो अंतःक्रिया है उसको दर्शाया था। उसमें उन्होंने जेडपीडी भी दिया था, उन्होंने उसमें स्केप होल्डिंग की भी बात की थी, उन्होंने उसमें पाड़ की भी बात की थी, उन्होंने भाषा और विचार के बारे में भी बातें बताई थी। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे और इस चीज़ को लिख लिए होंगे। बाकी जब भी मैं कराऊंगा ना सेशन, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, प्याजे का सिद्धांत क्या है, स्किनर का सिद्धांत क्या है, हल का सिद्धांत क्या है, बाकी थांडाइक का सिद्धांत क्या है। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अगर मैं अंतिम प्रश्न की बात करूँ तो अंतिम प्रश्न क्या कर रखा है कि चिंतन के 5 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखो भाई, जो चिंतन के 5 तत्व हैं ना, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपके सिंबल और साइन हो सकते हैं, आपके लैंग्वेज हो सकते हैं, आपकी रीजनिंग थिंकिंग हो सकती है, रीजनिंग पावर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके चिंतन के 5 तत्व हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं। एटलीस्ट आप 30 में से तो बता ही दीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो फैक्ट क्वेश्चन है, और वहाँ पे आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपके 30 में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।